नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के सांसद श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, यूपी सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आलोक कुमार राय जी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रगण, देवी और सज्जनों, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को 100 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। 100 वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि इन 100 वर्षों की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्के और कवर को जारी करने का अवसर मुझे मिला है। साथियों, मुझे बताया गया है कि बाहर गेट नंबर 1 के पास जो पीपल का पेड़ है, वो विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की अविरत यात्रा का अहम साक्षी है। इस वृक्ष ने यूनिवर्सिटी के परिसर में देश और दुनिया के लिए अनेक प्रतिभाओं को अपने सामने बनते हुए, घड़ते हुए देखा है। 100 साल की इस यात्रा में यहां से निकले व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, राज्यपाल बने, विज्ञान का क्षेत्र हो या न्याय का, राजनीतिक हो या प्रशासनिक, शैक्षणिक हो या साहित्य, सांस्कृतिक हो या खेलकूद, हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने निखारा है, संवारा है। यूनिवर्सिटी का आर्ट्स क्वाड्रिगल अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। इसी आर्ट्स क्वाड्रिगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज गूंजी थी और उस वीर वाणी में कहा था, भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने दो या फिर इसका खामियाजा भुगतो। कल जब हम भारत के लोग अपना संविधान दिवस मनाएंगे तो नेताजी सुभाष बाबू के वो हुंकार नई ऊर्जा लेकर आएगी। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतने सारे नाम जुड़े हैं, अनगिनत लोगों के नाम, चाहकर भी सबके नाम लेना संभव नहीं है। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर उन सभी का वंदन करता हूं। 100 साल की यात्रा में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से योगदान किया है। वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। हां,
इतना जरूर है कि मुझे जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले लोगों से बात करने का मौका मिला है और यूनिवर्सिटी की बात निकले और उनकी आंखों में चमक न हो, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। यूनिवर्सिटी में बिताए दिनों को उसकी बातें करते करते वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। और तभी तो लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ का मतलब और अच्छे से तभी समझ आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की आत्मीयता, यहां की रूमानियत ही कुछ और ही है। यहां के छात्रों के दिल में टैगोर लाइब्रेरी से लेकर अलग अलग कैंटीनों के चाय समोसे और वन मक्खन अब भी जगह बनाए हुए हैं। अब बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिजाज लखनवी ही है, अब भी वही है। साथियों, ये संयोग ही है कि आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। मान्यता है कि चातुर्मास में आवागमन में समस्याओं के कारण जीवन थम सा जाता है। यहां तक कि देवगण भी सोने चले जाते हैं। एक प्रकार से आज देव जागरण का दिन है। हमारे यहां कहा जाता है, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति संयमी। जब सभी प्राणियों के साथ साथ देवता तक सो रहे होते हैं, तब भी संयमी मानव लोक कल्याण के लिए साधनारत रहता है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। कोरोना के समय में भी यहां के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने अनेक प्रकार के समाधान समाज को दिए हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा नए रिसर्च केंद्रों की भी स्थापना की गई है। लेकिन मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ने का साहस करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको अपनी चर्चा में जरूर उसको रखेंगे। मेरा सुझाव है कि जिन जिलों तक आपका शैक्षणिक दायरा है, वहां की लोकल विधाओं, वहां के लोकल उत्पादों से जुड़े कोर्सेस, उसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट, उसकी हर बारीकी से एनालिसिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। वहां उन उत्पादकों की प्रोडक्ट्स से लेकर उनमें वैल्यू एडिशन के लिए आधुनिक समाधानों, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी हमारी यूनिवर्सिटी कर सकती है। उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से जुड़ी स्ट्रेटेजी भी
आपके कोर्सेज का हिस्सा हो सकती है, यूनिवर्सिटी के छात्रों की दिनचर्या का हिस्सा हो सकती है। अब जैसे लखनऊ की चिकनकारी, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों, भदोही के कालीन, ऐसे अनेक उत्पादों को हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, इसको लेकर नए सिरे से काम, नए सिरे से स्टडी, नए सिरे से रिसर्च क्या हम नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इस स्टडी से सरकार को भी अपने नीति निर्धारण में, पॉलिसीज बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है और तभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भावना सच्चे अर्थ में साकार हो पाएगी। इसके अलावा हमारे आर्ट, हमारे कल्चर, हमारे अध्यात्म से जुड़े विषयों की ग्लोबल रीच के लिए भी हमें निरंतर काम करते रहना है। भारत की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि मजबूत करने में बहुत सहायक है। हमने देखा है पूरी दुनिया में योग की ताकत क्या है। कोई योग कहता होगा, कोई योगा कहता होगा, लेकिन पूरे विश्व को योग को अपना एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। साथियों, यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र भर नहीं होती, ये ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों को साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि होती है, प्रेरणा भूमि होती है। यह हमारे कैरेक्टर के निर्माण का, हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक साल दर साल अपने स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और फिजिकल डेवलपमेंट को निखारते हैं, छात्रों का सामर्थ्य बढ़ाते हैं। छात्र अपने सामर्थ्य को पहचाने, इसमें भी आप शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां समस्या ये रही है कि हम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग ही नहीं करते। यही समस्या पहले हमारी गवर्नेंस में, सरकारी तौर तरीकों में भी थी। जब सामर्थ्य का सही उपयोग न हो तो क्या नतीजा होता है, मैं आज आपके बीच में उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं और यहां यूपी में वो ज्यादा सूटेबल है। आपके बहुत लखनऊ से जो बहुत दूर नहीं है, रायबरेली। रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री, बरसों पहले वहां निवेश हुआ, संसाधन लगे, मशीनें लगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, रेल कोच बनाएंगे। लेकिन अनेक सालों तक वहां सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम होता रहा। कपूरथला से डिब्बे बनकर आते थे और यहां उसको थोड़ा लीपा पोती, रंग रोगान करना, कुछ चीजें इधर उधर डाल देना, बस यही होता था। जिस फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनने का सामर्थ्य था, उसमें पूरी क्षमता से काम कभी नहीं हुआ। साल 2014 के बाद हमने सोच बदली, तौर तरीका बदला। परिणाम यह हुआ कि कुछ महीने में ही
यहां से पहला कोच बनकर के तैयार हुआ और आज हर साल सैकड़ों डिब्बे यहां से निकल रहे हैं। सामर्थ्य का सही इस्तेमाल कैसे होता है वो आपके बगल में ही है और दुनिया आज इस बात को देख रही है। और यूपी को तो इस बात पर गर्व होगा कि अब से कुछ समय बाद दुनिया की सबसे बड़ी, आपको गर्व होगा साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री अगर उसके नाम की चर्चा होगी तो वो चर्चा रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री की होगी। साथियों, सामर्थ्य के उपयोग के साथ साथ नियत और इच्छा शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। इच्छा शक्ति न हो तो भी आपको जीवन में सही नतीजे नहीं मिल पाते। इच्छा शक्ति से कैसे बदलाव होता है, इसका उदाहरण देश के सामने कई उदाहरण हैं। मैं जरा यहां आज आपके सामने एक ही सेक्टर का उल्लेख करना है, यूरिया। एक जमाने में देश में यूरिया उत्पादन के बहुत से कारखाने थे, लेकिन बावजूद इसके काफी यूरिया भारत बाहर से मंगवाता था, इंपोर्ट करता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो देश के खाद कारखाने थे वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम ही नहीं करते थे। सरकार में आने के बाद जब मैंने अफसरों से इस बारे में बात की तो मैं हैरान रह गया। साथियों, हमने एक के बाद एक नीतिगत निर्णय लिए। इसी का नतीजा है कि आज देश में यूरिया कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और समस्या थी, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की। किसानों के नाम पे निकलता था और पहुंचता कहीं और था, चोरी हो जाता था। उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे देश के किसानों को उठाना पड़ता था। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का इलाज हमने किया। कैसे किया? यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके। ये नीम कोटिंग का कंसेप्ट भी कोई मोदी के आने के बाद आया ऐसा नहीं है, ये सब नोन था, सब जानते थे। और पहले भी कुछ मात्रा में नीम कोटिंग होता था, लेकिन कुछ मात्रा में करने से चोरी नहीं रुकती है। लेकिन 100% नीम कोटिंग के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वो नहीं थी। आज 100% नीम कोटिंग हो रही है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल रहा है। साथियों, नई टेक्नोलॉजी लाकर पुराने और बंद हो चुके खाद कारखानों को अब दोबारा शुरू भी करवाया जा रहा है। गोरखपुर हो, सिंदरी हो, बरौनी हो, ये सब खाद कारखाने कुछ ही वर्षों में फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत में बिछाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि सोच में पॉजिटिविटी और अप्रोच में पॉसिबिलिटीज, इसको हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आप देखिएगा, जीवन में आप कठिन से कठिन चुनौती का सामना इस तरह कर पाएंगे साथियों, आपके जीवन में निरंतर ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता है, अरे ये तू नहीं कर सकता यार, तू सोच, तेरा काम नहीं है, ये कैसे होगा।
अरे इसमें तो ये दिक्कत है, ये तो संभव ही नहीं है। अरे इस तरह की बातें लगातार आपको सुनने को मिलती होगी। दिन में 10 लोग ऐसे मिलते होंगे जो निराशा 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 की बातें करते होंगे। और ऐसी बातें सुन करके आपके कान भी थक गए होंगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, देश के हित में है, वो न्यायोचित तरीके से किया जा सकता है, तो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कभी कोई कमी मत आने दीजिए। मैं आज आपको एक और उदाहरण भी देना चाहता हूं। साथियों, खादी को लेकर, हमारे यहां खादी को लेकर जो एक वातावरण है, लेकिन मेरा जरा उल्टा था, मैं जरा उत्साहित रहा हूं। मैं उसके जब मैं गुजरात में ये सरकारों के रास्ते पर तो नहीं था, तब मैं एक सामाजिक काम करता था, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। खादी पर हम गर्व करते हैं, चाहते हैं। खादी की प्रतिबद्धता, खादी के प्रति झुकाव, खादी के प्रति लगाव, खादी की प्रसिद्धि, ये पूरी दुनिया में हो, ये मेरे मन में हमेशा रहा करता था। जब मैं वहां का मुख्यमंत्री बना तो मैंने भी खादी का खूब प्रचार प्रसार करना शुरू किया। 2 अक्टूबर को मैं खुद बाजार में जाता था, खादी के स्टोर में जाके खुद कुछ न कुछ खरीदता था। मेरी सोच बहुत पॉजिटिव थी, नीयत भी अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हतोत्साहित करने वाले भी मिलते थे। मैं जब खादी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, जब कुछ लोगों से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि खादी इतनी बोरिंग है और इतनी अनकूल है, आखिर खादी को आप हमारे आज के यूथ के प्रमोट कैसे कर पाएंगे, यही सुनता था। आप सोचिए किस तरह के सुझाव मिलते थे। ऐसी ही निराशावादी अप्रोच की वजह से हमारे यहां खादी के रिवाइवल की सारी पॉसिबिलिटीज मन में ही मर चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। मैंने इन बातों को किनारे किया और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा। 2002 में मैंने पोरबंदर में महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के दिन गांधी जी की उस जन्मस्थली में ही खादी के कपड़ों का ही एक फैशन शो प्लान किया और एक यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स को ही इसकी जिम्मेवारी दी। फैशन शो तो होते रहते हैं, लेकिन खादी और यूथ दोनों ने मिलकर उस दिन जो मजमा जमा दिया, उन्होंने सारे पूर्वग्रहों को ध्वस्त कर दिया था। नौजवानों ने कर दिया था। और बाद में उस इवेंट की चर्चा भी बहुत हुई थी और उस समय मैंने एक नारा भी दिया था कि आजादी के पहले खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। लोग हैरान थे कि खादी कैसे फैशनेबल हो सकती है, खादी कपड़ों का फैशन शो कैसे हो सकता है, और कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि खादी और फैशन को एक साथ ले आए। साथियों, इसमें मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई, बस सकारात्मक सोच ने, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरा काम बना दिया। आज जब सुनता हूं कि खादी स्टोर से एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए की बिक्री हो रही है, तो मैं अपने वो दिन भी याद करता हूं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी और ये आंकड़ा याद रखिए आप। साल 2014 के पहले 20 वर्षों में जितने रुपए की खादी की बिक्री हुई थी,
उससे ज्यादा की खादी पिछले 6 साल में बिक्री हो चुकी है। कहां 20 साल का कारोबार और कहां 6 साल का कारोबार। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के ही कविवर प्रदीप ने कहा है, आप ही की यूनिवर्सिटी इसी मैदान की कलम से निकला है। प्रदीप ने कहा है, कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो। अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू पर तोलो। ये पंक्तियां अपने आप में विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में हम सभी के लिए एक प्रकार से गाइडलाइंस हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद से साक्षात्कार, खुद से बात करने, आत्ममंथन करने की आदत भी छूटती जा रही है। इतने सारे डिजिटल गैजेट्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपका समय चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन आपको इन सब के बीच अपने लिए समय छीनना ही होगा, अपने लिए समय निकालना ही होगा। साथियों, मैं पहले एक काम करता था, पिछले 20 साल से तो नहीं कर पाया, क्योंकि आप सब ने मुझे ऐसा काम दे दिया है कि मैं उसी में लगा रहता हूं। लेकिन जब मैं शासन व्यवस्था में नहीं था, तो मेरा एक कार्यक्रम होता था हर साल, मैं मुझसे मिलने जाता हूं। उस कार्यक्रम का मेरा नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूं। और मैं 5 दिन 7 दिन ऐसी जगह पे चला जाता था जहां कोई इंसान न हो, पानी की थोड़ी सुविधा मिल जाए बस। मेरे जीवन का वो पल बड़े बहुमूल्य रहते थे। मैं आपको जंगलों में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ तो समय अपने लिए निकालिए। आप कितना समय खुद को दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, इसी दिशा में सोचना जरूरी है। आप देखिएगा, इसका सीधा प्रभाव आपके सामर्थ्य पर पड़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति पर पड़ेगा। साथियों, छात्र जीवन वो अनमोल समय होता है जो गुजर जाने के बाद फिर लौटना मुश्किल होता है। इसलिए अपने छात्र जीवन को एंजॉय भी कीजिए, एनकरेज भी कीजिए। इस समय बने हुए आपके दोस्त जीवन भर आपके साथ रहेंगे। पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस, कॉलेज, ये दोस्त इतनी सारी भरमार में आपके शिक्षा जीवन के दोस्त, चाहे स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की, वो हमेशा एक अलग ही आपके जीवन में उनका स्थान होता है। खूब दोस्ती करिए और खूब दोस्ती निभाइए। साथियों, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसका लक्ष्य भी यही है कि देश का हर युवा खुद को जान सके, अपने मन को टटोल सके। नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आमूल चूल परिवर्तन इसी संकल्प के साथ किए गए हैं। कोशिश ये है कि पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपने लिए निर्णय लेने की उसको थोड़ी आजादी मिले, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले। बंधनों में जकड़ा हुआ शरीर और खांचे में डला हुआ दिमाग कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। याद रखिए,
समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुराने ढांचे के टूटने से डरते हैं। उनको लगता है कि परिवर्तन सिर्फ डिसरप्शन लाता है, डिसकंटिन्यूटी लाता है। वो नए निर्माण की संभावना पर विचार नहीं करते। आप युवा साथियों को ऐसे हर डर से खुद को बाहर निकालना है और इसलिए मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप सभी टीचर्स, आप सभी युवा साथियों से यही आग्रह रहेगा कि इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप खूब चर्चा करें, मंथन करें, बात करें, विवाद करें, संवाद करें। इसके तेजी से अमलीकरण पर पूरी शक्ति के साथ काम करें। देश जब आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब तक नई शिक्षा नीति व्यापक रूप से लेटर एंड स्पिरिट में हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। आइए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, आइए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, इस उद्घोष को साकार करने के लिए जुट जाएं। आइए हम मां भारती के वैभव के लिए अपने हर प्रण को अपने कर्मों से पूरा करें। साथियों, 2022 और 2047 1947 से लेकर के 2047 आजादी के 100 साल आएंगे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आग्रह करूंगा, इसके नीति निर्धारकों से आग्रह करूंगा कि 5 दिन 7 दिन अलग अलग टोलियां बना करके मंथन कीजिए और 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी कहां होगी? तब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आने वाले 25 साल में देश को क्या दिया होगा? देश की कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी नेतृत्व करेगी? बड़े संकल्प के साथ, नए हौसले के साथ जब आज शताब्दी मना रहे हैं, तो बीते हुए दिनों की गाथाएं आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए, आने वाले दिनों के लिए पगडंडी बननी चाहिए और तेज गति से आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलनी चाहिए। ये समारोह 100 साल की स्मृति तक सीमित न रहे। ये समारोह आने वाली आजादी के 100 साल जब होंगे, तब तक के 25 साल के रोड मैप को साकार करने का बने। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिजाज में ये होना चाहिए कि हम 2047 तक, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हमारी ये यूनिवर्सिटी देश को ये देगी। और किसी यूनिवर्सिटी जब 25 साल का कार्यकाल देश के लिए एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए समर्पित कर देता है, क्या कुछ परिणाम मिल सकते हैं? यह पिछले 100 साल का इतिहास गवाह है। 100 साल के लखनऊ यूनिवर्सिटी की सब जो समय निकला है, जो अचीवमेंट हुए हैं, वो उसकी गवाह है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मन में 2047 का संकल्प लेकर के आजादी के 100 साल तक व्यक्तिगत जीवन में मैं ये दूंगा, यूनिवर्सिटी के रूप में हम ये देंगे, हम देश को आगे बढ़ाने में हमारी ये भूमिका होगी। इसी संकल्प के साथ आप आगे बढ़े। मैं आज फिर एक बार इस शताब्दी के समारोह के समय पर आपसे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।